नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली यूपी आरओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप लोग को मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि अभी कुछ दिन तक हम लोग हिंदी के प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे, तो आज की क्लास में भी हिंदी के ही प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या क्या खास प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि सीधा सीधा मतलब इसका ये है कि कह रहा है कि उच्छिष्ट का विलोम शब्द बताना है आपको। अब उच्छिष्ट के लिए चार शब्द दे रखे हैं इन्होंने ऑप्शन में, अभक्ष, अनुच्छिष्ट, अखाद्य और अभुक्त। सबसे पहले यहाँ जरूरी है कि हमें मतलब पता हो कि दरअसल ये कहना क्या चाहता है, उच्छिष्ट का मतलब क्या है। तो देखिए, उच्छिष्ट का मतलब होता है कि जिसको इस्तेमाल ना किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मतलब हम लोग कहते हैं कि इसको खाया नहीं जा सकता, उपयोग में नहीं ले जा सकता, छोड़ दिया गया हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी होगा तो उसके लिए ना आप शब्द यूज कर सकते हैं उच्छिष्ट। जैसे कि मान लीजिए आपने खाना खा लिया, आखिर में एक रोटी बच गई, तो ऐसी स्थिति में उसको खाना नहीं चाहते, या सूखी रोटी बच गई आप उसको खाना नहीं चाह रहे हैं, चावल बच गया उसको खाना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि वो छोड़ा गया है, त्याग किया गया उसका, तो वो उच्छिष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, अभक्ष। अभक्ष का मतलब क्या होता है, भक्ष का मतलब होता है इस्तेमाल करना, सेवन करना। जो भक्ष नहीं किया जा सकता, यानी कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो भी अभक्ष हो गया। तो ये एक प्रकार से समानार्थी ही है इसका। अनुच्छिष्ट उच्छिष्ट के लिए एक प्रकार सेम ही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कई बार क्या होता है कि आ लगा के चीजें पूरी नहीं होती हैं, है ना, कहीं और आंसर निकलता है हमारा। अखाद्य, खाद्य मतलब खाया जा सकता है, जिसको नहीं खाया जा सकता वो अखाद्य, तो ये भी एक प्रकार समानार्थी हो गया। अभुक्त मतलब जिसका उसको भोगा ना जा सकता हो, इस्तेमाल ना किया जा सकता हो, ये भी बात सेम ही है। तो बच क्या गया, अब अनुच्छिष्ट बच गया, और यही है हमारे प्रश्न का सही उत्तर। तो उच्छिष्ट के लिए अनुच्छिष्ट, उच्छिष्ट मतलब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उच्छिष्ट इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ के हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, सृष्टि शब्द का सटीक विलोम क्या बताना है आपको बताना है। ठीक है, तो ये वही स्थिति है, विलोम शब्द आ गया। सृष्टि के लिए क्या बनेगा, विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। देखो, व्यष्टि का मतलब होता है एक, ठीक है, समष्टि का मतलब होता है समूह। अब सृष्टि का मतलब क्या होता है कि मतलब अच्छा बना हुआ, तैयार हुआ हुआ, है ना। विसृष्टि संभावनाएं हो सकता है, लेकिन प्रलय इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है, बी रहेगा उत्तर। सृष्टि मतलब तैयार, जगत, दुनिया, ठीक है, और प्रलय मतलब तबाही। ठीक, तो ये सिंपल है, ठीक है ना। तो प्रश्न का सही उत्तर बैठेगा बी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साहचर्य शब्द का सटीक विलोम क्या है। साहचर्य का मतलब क्या होता है, साथ में मिलजुल करके रहना, प्रेम भाव से, यही साहचर्य होता है हमारे लिए, है ना। तो प्रेम भाव, मिलजुल के रहना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मिलजुल के रहना, जोड़ना, उल्टा क्या हो जाएगा, अलग करना। जैसे कि वैमनस्य, वैमनस्य मतलब क्या होता है, घृणा करना, गुस्सा करना, क्रोध दिखाना। ठीक है, असहयोग का मतलब क्या होता है, कोऑपरेट ना करना। ठीक है, विनियोग का मतलब क्या होता है, किसी चीज में लगना, इन्वेस्ट करना, मतलब किसी चीज में कुछ भी करना। ठीक है, विनियोग करना। और अलगाव का मतलब क्या होता है, अलग करना, पृथक करना, तोड़ना। ठीक है, तो साहचर्य मतलब क्या है कि मिलजुल करके साथ लेके चलना, और अलगाव का मतलब क्या है, तोड़ना, अलग करना, पृथक करना। तो मतलब क्या सही क्या हो जाएगा इसके लिए, डी। ठीक है, क्योंकि वैमनस्य द्वेष की स्थिति दिखा रहा है, असहयोग कॉपरेट ना करना की स्थिति, विनियोग किसी में लग जाना होता है, और अलगाव का मतलब होता है अलग कर देना। ठीक है, तो साहचर्य के लिए क्या सही रहेगा, डी, यानी कि अलगाव, ऑपोजिट। ठीक है, सही विलोम है ये इसके लिए। ठीक है, बाकी सबके अपना, जैसे कि असहयोग के लिए क्या हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा विलोम में। वैमनस्य के लिए क्या हो जाएगा, सोमनस्य हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रच्छन्न शब्द का सटीक विलोम क्या है। अब देखिए, प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है, प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ, जो सामने सटीक रूप से हमें दिखाई ना दे। क्या बनेगा इसके लिए विलोम, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे सामने है। ठीक है, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध और गौण। ठीक है, चार यहाँ पर स्टेटमेंट हमें इसने और दे दी है। ठीक, तो अब इसके लिए क्या रहेगा, अप्रतिबद्ध मतलब बंधा हुआ नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो जाएगा, जो सामने है। ठीक है, प्रच्छन्न छिपा हुआ, प्रतिपन्न का मतलब होता है जो सामने है, ज्ञात है, जिसको हम जानते हैं। अप्रतिबद्ध मतलब बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, और गौण का मतलब क्या होता है कि जो प्राथमिक नहीं है। ठीक है, मतलब इसका ऑपोजिट क्या रहेगा, प्राथमिक होता है या प्रमुख होता है। ठीक है, तो प्राथमिक के ऑपोजिट के लिए हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। अप्रतिबद्ध के लिए क्या हो जाएगा, ये भी सिंपल है। चलिए, इसका विलोम प्रतिबद्ध हो गया है, जो बंधा हुआ है जिम्मेदारियों से या किसी भी वचन से, तो प्रतिबद्ध है वो उसके प्रति। जो बंधा हुआ नहीं है वो अप्रतिबद्ध हो गया। प्रतिपन्न का मतलब हो गया मतलब सामने, स्पष्ट। ठीक है, इस रूप में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना,
सामने या स्पष्ट के रूप में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि स्पष्ट है, और प्रत्यक्ष तो होता ही है, हमारे बिल्कुल सामने है ना। तो प्रच्छन्न मतलब छिपा हुआ, छिपा हुआ के लिए क्या सही बैठेगा, सामने, स्पष्ट, प्रतिबद्ध या प्राथमिक, ठीक है। तो सटीक विलोम जो है इसके लिए प्रतिपन्न रहेगा, यानी कि बी हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। क्लियर है सभी को? चलिए, मुखर शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? मुखर मतलब बोलने वाला, ठीक है, जो बोलता हो काफी ज्यादा, ठीक है। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है? परमात्मा से मिलन, संसारिक बंधनों से मुक्ति, ठीक है। तो मोक्ष जो है, मोक्ष के लिए हम लोग अगर विलोम की स्थिति देखें तो विलोम की स्थिति क्या रहेगी? मोक्ष मतलब बंधनों से मुक्त, परमेश्वर के पास जाना। तो मोक्ष के लिए रहेगा बंधनों में आ जाना, ठीक है। बंधनों से मुक्ति का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बंधनों में आना। मूक का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो बोल ना पाए, ठीक है। तो मूक बोल नहीं पाएगा तो उसके लिए क्या रखना पड़ेगा आपको? वाचाल, यानी कि जो बोल सके, ठीक है। मौन मतलब चुप, और मोम का हो जाएगा पत्थर। मोम मतलब मुलायम, सॉफ्ट, तो उसके लिए क्या रहेगा? हार्ड, यानी कि पत्थर हो जाएगा। तो मुखर जो बोले ज्यादा, ठीक है, और मौन जो चुप रहे, दोनों में बोलने की क्षमताएं हैं। मूक व्यक्ति जो है वो बोल नहीं सकता, वो प्रकृति रूप से है या जैसे भी कारण से, पर वो अक्षम है, तो उसके लिए वाचाल यानी कि जो बोल सकता हो, ठीक। तो क्या हो जाएगा सही? सी, यानी कि मौन, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। तो निम्नलिखित से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म हमें देखना है कि कौन सा हमारा युग्म जो है वो अशुद्ध है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले कह रहा है संतुत्य, इसके लिए दिया हुआ इन्होंने निंद्य। संतुत्य मतलब जिसका गुणगान करो, अच्छा अच्छा बताओ उसके बारे में। निंदा का मतलब जिसकी आलोचना ही आलोचना की जानी है। आप संतुत्य हैं मतलब आपकी तारीफ होगी, अगर आप निंदनीय है तो आपकी आलोचना होगी, क्रिटिसाइज किया जाएगा, ठीक है। शीर्ष मतलब ऊपर, तल मतलब नीचे, सिंपल। अपराधी, अपराध करने वाला, ठीक है। यहाँ पर निरपराधी, जो अपराधी नहीं है, ठीक है। इनोसेंट वगैरह भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अपराधी जो क्रिमिनल वगैरह है, जो अपराध करता है, ठीक है। और निर्दोष जो साधारण व्यक्ति है, ठीक है, या निरपराधी, ठीक है, दोनों चीज। अवशेष के लिए क्या लिखा हुआ है? अशेष लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हमारे ये तीन ठीक हो गए तो यहाँ पर क्या होगा? गड़बड़ है, ठीक है। तो अवशेष के लिए जो युग्म होना चाहिए विलोम में वो क्या होना चाहिए? अवशेष का बनेगा निशेष, ठीक है, और शेष का विलोम होता है अशेष। क्लियर है? तो इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? फिर दोबारा हमें देखना। तो युग्म वाला दे दिया, तो अशुद्ध है इनमें एक जो है वो शुद्ध है। जैसे कि आवरण, घिरा हुआ, अनावरण, घिरा हुआ नहीं होना, बातचीत ठीक है। आपत्ति, समस्या होना, ठीक ना लगना। अनापत्ति मतलब कोई नहीं, सब चीजें ठीक है। चलिए, दिगंबर के लिए पीताम्बर दे दिया, दीर्घ के लिए लघु दे दिया, बात तो ठीक है, दीर्घ का तो लघु होगा। तो गड़बड़ कहाँ है? दिगंबर पीतम्बर में। क्यों? क्योंकि दिगंबर के ऑपोजिट जो होता है वो होता है श्वेतांबर, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? सी रहेगा। क्लियर? अगला देखें, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म क्या है? हमें यहाँ पर अब दोबारा से यही बताना है। तो अवर्तक, अनावर्तक, ध्वंस, विध्वंस, गणतंत्र, राजतंत्र, अविभूत और तिरोभूत। तो आवर्तक, अनावर्तक, बात तो ठीक है। ध्वंस, विध्वंस, तो ध्वंस का मतलब क्या होता है? तोड़फोड़। विध्वंस का मतलब क्या होता है? और ज्यादा बड़े स्तर पर तोड़फोड़। ये तो समानार्थी हो गए, विलोम कहाँ से हुए? तो यही हो जाएगा हमारे प्रश्न के लिए उत्तर, ठीक है। क्योंकि ध्वंस का ऑपोजिट क्या ले सकते हैं हम लोग? ध्वंस का ऑपोजिट हमें लेना सृजन, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? सृजन होना चाहिए या फिर निर्माण होना चाहिए, ठीक है। ये रहेगा विलोम में। विध्वंस, ध्वंस समान समान हो गए, बस छोटे बड़े स्तर पे दिखा रहे हैं। गणतंत्र, राजतंत्र, ठीक है। अविभूत और तिरोभूत, ये भी ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म क्या है? फिर दोबारा ये देखना है। सृजन मतलब बनाना, संहार मतलब नष्ट करना, बात तो यहाँ पर भी ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगला ये यथार्थ और कृत्रिम। दरअसल ये यथार्थ होगा, ठीक है, यहाँ पर भी था आएगा। तो यथार्थ यानी कि जो वास्तविकता है, जो सामने है। कृत्रिम मतलब जो आर्टिफिशियल है, ठीक है, जो सच्चाई नहीं है। तामसिक, सात्विक। तामसिक मतलब भार लगना, ठीक है, और ईश्वरीय गुण ना होना, नकारात्मकता। सात्विक मतलब ईश्वरीय गुण, भगवान से मिलन जुड़ना, ठीक है। विहित और निहित। विहित मतलब होता है कि मतलब विधि के अनुसार चलना, ठीक है। निहित मतलब होता है कि ये इसमें शामिल है। तो विधि, एक तरफ बोल रहे हैं कि विधि के साथ चलना, एक तरफ कह रहे हैं कि शामिल है, तो शामिल है, निहित है, तो ये सेम नहीं बैठ रहा। तो यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर, यानी कि डी। दरअसल जो विहित होता है, तो विहित के लिए हम लोग क्या लेंगे? विहित के लिए हम लोग लेंगे निषिद्ध, विधि के हिसाब से होना और विधि के हिसाब से नहीं होना, मना कर दिया जाना, ठीक है ना। निहित शामिल है,
ऑपोजिट क्या हो जाएगा, शामिल नहीं होना। ठीक है, तो डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म, तो फिर दोबारा युग्म आ गया। एक तरफ कह रहा है धृष्ट, ठीक है, धृष्ट मतलब एक तरह से क्या होता है कि नहीं मतलब कहीं ना कहीं मतलब समझ ना होना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो धृष्ट के लिए क्या दे रखा है, विनीत। ठीक है, प्रत्यक्ष के लिए अपरोक्ष, अपसरण के लिए अभिसरण और अपार्जित के लिए अनुपार्जित। अब देखो यहाँ पर बहुत इजी निकालना, प्रत्यक्ष मतलब सामने, अपरोक्ष, ठीक है, तो दरअसल परोक्ष का मतलब क्या होता है, परोक्ष का मतलब होता है जो सामने नहीं है हमारे। ठीक है, आपने क्या किया, अ लगा दिया, अपरोक्ष यानी कि परोक्ष जो सामने नहीं है, अपरोक्ष मतलब जो सामने है, वही चीज तो आ गई। जब हम कह रहे हैं कि भाई परोक्ष यानी कि सामने नहीं है, आपने अ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो ऐसी चीज जो सामने है। ठीक है, क्योंकि अ कर दिया आपने, मतलब अपोजिट अपोजिट की स्थिति जो है वो कनेक्ट कर रहे हो आप यहाँ पर आकर के। तो प्रत्यक्ष का मतलब जो था सामने, अब अपरोक्ष का मतलब भी सामने ही हो गया, क्योंकि प्रत्यक्ष का जो अपोजिट होता है वो परोक्ष होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष या परोक्ष ही यूज करते हैं, तो इसलिए सही उत्तर रहेगा जो हमारा बी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर समानार्थी शब्द यूज किए गए हैं, ना कि विलोम यूज किए गए हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए, बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोग को। या तो बस आज की क्लास में हमें इतने ही प्रश्न डिस्कस करने थे, जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की जानी थी वो सारे प्रश्नों पर चर्चा कर ली गई है। बाकी आगे की क्लास में हम लोग ऐसे ही और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि इस सेशन को आप बाकी साथियों तक शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।